हेलो एवरीवन, आज डेट है 2 अप्रैल 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि सर क्रीक को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था जोजिला टनल को लेकर के, तो जोजिला टनल को अगर हम मैप में व्यू करें तो हमारे इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूटी के बीच में ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट की जरूरत महसूस हुई थी जब 1999 में कारगिल वॉर हुआ था, और उसके बाद में 2020 में जब चाइना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कुछ क्लैश हमें देखने को मिला गालवान वैली एरिया में, तब हमें लगा कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी यहाँ पर होनी चाहिए ताकि ईजिली जो हमारे डिफेंस वेपन है वो हमारे इस एरिया बॉर्डर एरियाज तक यहाँ तक हम अपनी रीच बना सके, और इसी के लिए इस प्रोजेक्ट को प्रिपेयर किया जा रहा है। द हिंदू के फ्रंट पेज पर इंपॉर्टेंट न्यूज, फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है रशिया के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया की विजिट पर। हम रेगुलर देख रहे हैं कि अदर कंट्रीज के इंपॉर्टेंट डिग्नेटरीज हमारे इंडिया की विजिट पर हैं। अब यहाँ पर डिस्कशन हुआ, जो रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बोला कि जैसे कि यूएस, यूरोपियन यूनियन और उनके जो पार्टनर कंट्रीज़ हैं वो रेगुलर कोशिश कर रहे हैं कि रशिया और इंडिया के बीच में जो रेगुलर डिस्कशन चल रहा है, या फिर हम एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं रशिया और इंडिया कि उन कंट्रीज़ ने रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाने की कोशिश की है उनका बाईपास रूट किस तरीके से हम फाइंड कर सकें। यहाँ पर हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी डिस्कशन किया उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ में, तो यहाँ पर बात आई पीस एंड स्टेबिलिटी की। इंडिया ने अपनी तरफ से ये बात रखी कि देखो हम चाहते हैं कि यूक्रेन वाला जो इशू है वो सोल्व हो सके और वहाँ पर पीस एंड स्टेबिलिटी लाई जा सके। अब इससे पहले जब रशिया के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया की विजिट पर हैं, इससे पहले यूएस, यूरोपियन यूनियन, यूके, उनके जो भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनकी इंडिया में विजिट रही। उन्होंने इम्पोर्टेंट बात ये रखी कि अभी प्रेजेंट टाइम में रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं सभी कंट्रीज मिलकर के, लेकिन इंडिया और चाइना जो हैं वो रेगुलर अपने जो रिलेशंस हैं वो मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं रशिया के साथ में। तो यहाँ पर ये जो अदर कंट्रीज़ के जो इम्पोर्टेंट सीनियर ऑफिशियल्स इंडिया की विजिट पर थे, तो उन्होंने एक ही मेजर पॉइंट पर बात डिस्कशन किया कि हम चाहते हैं कि रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं उसमें इंडिया भी सपोर्ट करे, और हमें ये होप है कि आने वाले टाइम में इंडिया जो है वो रशिया के साथ में जो भी अपने ट्रेड रिलेशंस हैं उनको मेंटेन नहीं करेगा, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाएगा, और जो भी वहाँ पर ऑयल का इंपोर्ट वहाँ से किया जा रहा है उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। लेकिन हमारे इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक बात रखी है कि हम अभी प्रेजेंट टाइम में रशिया के साथ में जो ऑयल को खरीद रहे हैं वो आने वाले टाइम में और रेगुलर रखेंगे इस प्रोसीजर को, क्योंकि उन्होंने ये बात रखी कि सबसे पहले हमारे लिए हमारा कंट्री है, और हमारी कंट्री के इंटरेस्ट की बात ये है कि अगर हमें लो प्राइस के ऊपर क्रूड ऑयल की अवेलेबिलिटी हो रही है तो वो हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उनके जो भी इंटरेस्ट हैं उनको फुलफिल करने में काफ़ी ज़्यादा इंडिया के लिए बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सीबीआई के जो क्रेडिबिलिटी है उसको लेकर के क्वेश्चनिंग की है। हमारे जो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये बोली कि देखो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी सभी क्रेडिबिलिटी को, स्टेबिलिटी को और जो हमारी एक ट्रांसपेरेंसी है उसको मेंटेन करके रखें। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि एक अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन बनाया जाना चाहिए, इंडिपेंडेंट अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन, जहाँ पर बहुत सारी हमारी जो वेरियस सेंट्रल एजेंसी हैं जैसे कि सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड इसके अलावा सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जो हैं वो सभी एक छत के अंदर, एक रूफ के अंडर काम कर सके और आपस में एक दूसरे की साथ में उनकी इंटरकनेक्टिविटी भी बनी रह सके। यहाँ पर उन्होंने बोला कि हमें कोशिश की जानी चाहिए कि डेमोक्रेसी की जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी इंटरेस्ट हैं उनको और ज़्यादा डेवलप किया जा सके। ओके, हम जो लोग हैं वो डेमोक्रेटिक वे ऑफ लिविंग को फॉलो करते हैं, और अगर डेमोक्रेसी की जो वैल्यूज़ हैं अगर वो डिग्रेड होती हैं तो हमें इस चीज़ों से क्या होता है, हर्ट होता है। इंडियंस जो हैं वो फ्रीडम को लव करते हैं, और अगर कोई उनकी फ्रीडम को स्नैच करता है तो एक तरीके से जो भी
जिन पॉइंट्स के बेसिस पर ये वर्क किया जा रहा है उनको लेकर के जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होने लग जाती है। और डेमोक्रेसी से जो पावर जब ऑटोक्रेसी में चेंज होने लग जाती है तो हमारे जो फाउंडेशनल वैल्यूज़ हैं वो भी डाइल्यूट होने लग जाते हैं। अब यहाँ पर बात आती है सीबीआई को लेकर के, क्योंकि सीबीआई को लेकर के यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को लेकर के रखा गया है कि देखो जिस तरीके से जो हमारी सेंट्रल एजेंसीज वर्क कर रही हैं उनके बेसिस पर बहुत बार ये आरोप लगते हैं कि वो इन्फ्लुएंस होकर के अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करती हैं। तो यहाँ पर सीजीआई का ये बोलना है कि देखो जो भी सेंट्रल एजेंसीज हैं उनको इंडिपेंडेंट तरीके से अपने वर्क को कंप्लीट करने की कोशिश की जानी चाहिए। अब यहाँ पर बात आई सीबीआई की, तो सीबीआई से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हम व्यू करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। शुरुआती समय में सीबीआई को सबसे पहले तो अगर हम देखें तो इंडिया की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के रूप में वर्क करती है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये जो सीबीआई जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर वर्क करती है। ओरिजिनली मतलब बेसिकली इसको बनाया इसलिए गया था कि जो भी ब्राइबरी और गवर्नमेंटल करप्शन के जो चार्जेस लगते हैं उनको सोल्व किया जा सके। लेकिन 1965 में इसका जो एरिया है उसको और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया, एक्सपेंड कर दिया गया। इसमें ये चीज़ें शामिल कर दी गई कि मल्टी स्टेट और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मल्टी एजेंसी और इंटरनेशनल केसेज जो है उनको भी हैंडल करने की जिम्मेदारी दे दी गई सीबीआई को। सीबीआई से रिलेटेड अगर हम और बेसिक फैक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर 1963 में होम मिनिस्ट्री के द्वारा एक रेजोल्यूशन लाया गया और तब इसका नाम जो है वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर दिया गया। यहाँ पर कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं कि शुरुआती समय में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था तो उस टाइम में 1941 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था सीबीआई को स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के अंडर एक सेंट्रल गवर्नमेंटल पुलिस फोर्स के रूप में इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1941 में, ताकि ब्राइबरी और करप्शन के जो चार्जेस हैं वॉर एंड सप्लाई डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर उन सभी को लेकर के इन्वेस्टिगेशन किया जा सके। 1941 के टाइम में लाहौर में इसका हेडक्वार्टर था, क्योंकि उस टाइम इंडिया का डिवीज़न नहीं हुआ था। इंडिया और पाकिस्तान एक तरीके से एक यूनाइटेड कंट्री के टाइम तरीके से उस टाइम में एग्जिस्ट करते थे। अब यहाँ पर जैसे ही इंडिया का पार्टीशन हुआ, ये जो उसके बाद में जो वॉर डिपार्टमेंट है उसके फर्स्ट लीगल एडवाइजर बनते हैं राय साहिब करमचंद जैन। वॉर की एंडिंग होती है, उसके बाद में ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है वो रेगुलर वर्क करती रहती है। हालांकि उस टाइम में सिर्फ वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो भी करप्शन हो रहा था उसका जांच करने के लिए इसको बनाया गया, लेकिन बाद में फिर इसको रेगुलर रख दिया गया। और 1946 में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट होम डिपार्टमेंट के अंडर इसको ये जो डिपार्टमेंट है इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था। बाद में 1963 में इसका नेम चेंज करके होम मिनिस्ट्री एक रेजोल्यूशन लेकर के आती है और इसका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नाम से इसका नेम चेंज कर दिया जाता है। ओके, तो शुरुआती समय में सिर्फ ब्राइबरी और करप्शन के कुछ चार्जेस को डील करने के लिए इसको बनाया गया था। बाद में जो इसका एरिया है उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया गया। हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें क्वेश्चन किए गए हमारे लॉ मिनिस्टर से, तो यहाँ पर हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने आंसर दिया। लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू उन्होंने आंसर दिया लोकसभा में। सबसे पहले तो उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था क्या कि जुडिशरी के खिलाफ भी कुछ कंप्लेंट्स मिलती हैं क्या। तो उन्होंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये रखी कि देखो अगर हम बात करें लास्ट 5 ईयर्स की, तो लास्ट 5 ईयर्स में 1631 कंप्लेंट हमें मिली है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू। ये जो भी हमें ग्रीवेंसेज मिली हैं, जो भी कंप्लेंट्स हमें मिली हैं, इसमें आरोप लगाए गए हैं फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी को लेकर के, इंक्लूडिंग जुडिशियल करप्शन को लेकर के, और जो कुछ चार्जेस इस तरीके से हैं कि जुडिशरी में जो भी एक्टिविटीज़ हैं जिनके बेसिस पर लगता है कि यहाँ पर कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उन सभी को लेकर के ये कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर हुई है। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने जुडिशरी को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट बात भी रखी हमारे लॉ मिनिस्टर ने। उन्होंने ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने रिकमेंडेशन दी थी 39 जजेस की, जिसमें से 27 वीमेन जजेस की अपॉइंटमेंट की बात रखी थी और गवर्नमेंट ने ये अपॉइंटमेंट भी किए हैं। इसके अलावा टॉप कोर्ट में जो जजेस की जो संख्या है, करंट स्ट्रेंथ है 34, उसको इंक्रीज करने के लिए कोई प्रपोजल नहीं रखा गया है। अगर प्रपोजल रखा जाता तो गवर्नमेंट इसके लिए वर्क भी करती। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो रिलेटेड है श्रीलंका कंट्री को लेकर के। कल हमने ये डिस्कस किया था कि श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर राजपक्सा,
उनके घर के ऊपर उनका जो प्राइवेट हाउस है वहाँ पर वहाँ की पॉपुलेशन जो है इकट्ठी होती है और प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देती है। इसको लेकर के श्रीलंका में इमरजेंसी भी डिक्लेयर की गई है। अब यहाँ पर वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनमें एंगर क्यों है, गुस्सा क्यों है, वो आप सभी हम देख रहे हैं कि वहाँ की जो बेसिक नीड्स की जो भी चीज़ें हैं उन सब के प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाइक हो गए हैं। लोगों के पास में जो मनी है, गवर्नमेंट के ऊपर जो एक तरीके से डेप्ट जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, मनी की जो इनकम जो सोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहे हैं। इसके अलावा जो एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस उसको फेस करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात रखी गई है, वही इंपॉर्टेंट थिंग्स जिसके बारे में हम बार बार डिस्कस करते हैं कि श्रीलंका में ये इशू देखने का कारण क्या रहा। इसका कारण ये रहा कि देखो श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वहाँ पर ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो इंपोर्ट होती है, मतलब बाहर की कंट्री से श्रीलंका में आती है। श्रीलंका की इकोनॉमी डिपेंड करती है टूरिज्म सेक्टर के ऊपर, इसके अलावा जो गारमेंट्स हैं उनके ऊपर और टी जो है उसके ऊपर। लेकिन यहाँ पर 2019 में कुछ अटैक देखने को मिले, जिसकी वजह से यहाँ की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन देखने को मिला था। ओके, कुछ यहाँ पर अटैक हुए थे। उसके बाद में कोविड आ गया, तो कोविड की वजह से जो टूरिज्म सेक्टर है वो और ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पर प्रॉब्लम इंक्रीज़ होने लगी। दूसरा मेजर पॉइंट ये रहा कि वहाँ पर श्रीलंका की जो कंट्री है, श्रीलंका जो है, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बनाए रखने के लिए, यहाँ पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए चाइना से ज़्यादा लोन लिया और चाइना की जो डेप्ट पॉलिसी है उसमें भी वो ट्रैप हो गई, जिसकी वजह से वहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। जब उन्होंने लोन ज़्यादा लिया तो एक तरीके से उसको वो भी करना है, उसको रिटर्न भी करना है, तो यहाँ पर चाइना की जो पॉलिसी है उसके बेसिस पर ये जो क्राइसिस है वो भी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पर श्रीलंका के जो इश्यूज हैं उनके बारे में बताया गया है, लेकिन यहाँ पर अब कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से इस इशू को हम सोल्व कर सकते हैं। हालांकि इंडिया ने अपने नेबर कंट्री उन्हीं का जो भी रिलेशन है, जो भी अपने पॉइंट्स हैं, उन सभी को यहाँ पर अच्छे से वेल प्ले किया है और उन्होंने ये बात रखी है कि देखो श्रीलंका में जो भी इशू है, अगर हम हेल्प करने की जितनी इंडिया कोशिश कर रहा है उसमें इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जो भी मनी है, ट्रांसफ़र है या फिर उनकी जो भी करेंसी स्वैप है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करने की वहाँ पर कोशिश इंडिया कर रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अभी हमने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु का जो वनियार कम्युनिटी है उसको लेकर के मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी में जो 20% रिजर्वेशन है तमिलनाडु को, वो उनकी जो अदर कैटेगरीज हैं, अदर जो कम्युनिटी है मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी में, उनको कम रिजर्वेशन दे करके 10.5% वनियार कम्युनिटी को वो रिजर्वेशन दिलवाना चाहते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो रिजर्वेशन है इसको बेसिस पर ये माना कि जिन पॉइंट्स के ऊपर ये रिजर्वेशन देने की आप बात कर रहे हो वो पॉइंट्स क्लियर नहीं है, जिसके बेसिस पर इस तरीके से रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि एमबीसी में बहुत सारी यहाँ पर कम्युनिटी है, जिसमें से एक कम्युनिटी को तो टोटल का जो रिजर्वेशन है, मतलब टोटल 20% रिजर्वेशन, जिसमें हाफ से भी ज़्यादा जो रिजर्वेशन है सिर्फ वनियार कम्युनिटी को दे दिया जाए और जो बचा हुआ जो रिजर्वेशन है वो कंप्लीट जो अदर कम्युनिटीज़ हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो यहाँ पर 25 एमबीसी जो कम्युनिटी है उनमें 7% फिर बचा हुआ और 2.5% जो है वो 22 एमबीसी कम्युनिटीज़ में एक तरीके से ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने नलीफाई कर दिया है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि अदर स्टेट में भी इसी तरीके का जो रिजर्वेशन देने की कहीं ना कहीं डिस्कशन चल रहा होगा, उसको लेकर के ये बात रखी गई है कि जिन पॉइंट्स के ऊपर, क्योंकि रिजर्वेशन आप दे रहे हो तो उनके कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स अगर सर्व हो रहे हैं तो उन्हीं के पॉइंट्स के बेसिस पर तो रिजर्वेशन दिया जा सकता है ना। ऐसे तो कोई भी कम्युनिटी को डिमांड कर ले और किसी भी कम्युनिटी को स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रिजर्वेशन दे दे। तो इसके बेसिस पर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने, जुडिशरी ने जो एक यहाँ पर हाल्ट करने की कोशिश की है, इससे बहुत सारे स्टेट्स में जो इशू चल रहे हैं उनको रिजोल्यूशन, उनका सोल्यूशन जो है वो सामने देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बिम्स्टेक को लेकर के है। अभी हमने देखा कि बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन की कोलंबो में मीटिंग हुई, वर्चुअली मीटिंग हुई, कुछ जो मेंबर्स हैं इसमें वर्चुअली इसमें पार्टिसिपेट किया गया। अब यहाँ पर बिम्स्टेक को किन किन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन अच्छे से हो सकता है। सबसे पहले तो यहाँ पर हमने बात की है कि देखो बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साउथ ईस्ट एशिया में कनेक्टिविटी के लिए। अब यहाँ पर
कुछ इंपॉर्टेंट बात रखी गई है जिसके बेसिस पर ये बोला जा रहा है कि बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन आने वाले टाइम में एक वेल एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डेवलप होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर की जाए तो इसमें ये है कि चार्टर जो है वो अडॉप्ट किया गया है। इसके अलावा चार्टर में कुछ पॉइंट्स के ऊपर बेसिस के ऊपर रखा गया है कि हर कंट्री जो है वो अपने अपने जिस भी एरिया में अपने आप को वेल डेवलप वो कंट्री मानती है उस एरिया में फोकस किया जाएगा। मतलब मान लो इन 7 कंट्रीज़ में से कोई कंट्री जो है वो एग्रीकल्चर में वेल परफॉर्म कर रही है, कोई टूरिज्म में वेल परफॉर्म कर रही है, तो वो कंट्री जो है उस सेक्टर में लीड करेगी और अदर कंट्रीज़ जो इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको इसमें गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। दूसरी बात आती है कि यहाँ पर अदर सेक्टर्स में पहले यहाँ पर कनेक्टिविटी, किसी भी एरिया में कनेक्टिविटी दी जा रही थी, किसी भी एरिया में डिस्कशन हो रहा था। अब जो पॉइंट्स हैं उनको क्लियर किया गया है कि इन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो कनेक्टिविटी, इन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन जो है वो हम रेगुलर रखेंगे और इन पॉइंट्स को हम जो है पहले अच्छे से डेवलप करेंगे और फिर अदर पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। तो यहाँ पर प्लस पॉइंट रखे गए हैं कि बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग हुई है उससे क्या क्या आउटकम्स निकले हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात की गई है कि देखो हमने जो कनेक्टिविटी की बात की है तो कनेक्टिविटी के लिए जो मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट हैं उनके बेसिस पर वर्क किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी कंट्रीज़ हैं वो बे ऑफ बंगाल के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी खूब ज़्यादा है। तो बे ऑफ बंगाल को एक हब के रूप में अगर हमें डेवलप करना है तो इन सारी कंट्रीज़ के ऊपर जो कनेक्टिविटी मॉडल है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट होने चाहिए। अब बात आती है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो डिस्कशन भी होना चाहिए ताकि इन सभी कंट्रीज़ की जो कनेक्टिविटी है वो अच्छे लेवल पर हो सके, तभी जाकर के जो बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन है वो जिन टारगेट के साथ में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, अभी जून में 25 ईयर्स अपनी एनिवर्सरी कंप्लीट करेगा बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन। तो जिन टारगेट के लिए इसको एस्टेब्लिश किया गया था उन सभी टारगेट को बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 8 पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने डिस्कशन किया स्टूडेंट्स के साथ में, जो टीचर्स हैं उनके साथ में, जो पेरेंट्स हैं उनके साथ में, और जो अभी एग्ज़ाम पे चर्चा जो हर साल वो अपना जो प्रोसीजर है या अपना जो सेशन है उसको कंप्लीट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस सेशन में रखी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इंडिया को एक नया इंडिया के रूप में क्रिएट करेगा। मतलब इसमें क्या होगा कि जो स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट है उसी इंटरेस्ट को फ्लोरिश करने के लिए, उसी इंटरेस्ट को कंप्लीट करने के लिए अपना जो भी टारगेट है उसको अचीव करने के लिए काम करेगा, जो एक तरीके से प्रैक्टिकल थ्योरी के ऊपर बेसिस होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने थ्योरी को सिर्फ बुक्स को रीड करके आप जो कंप्लीट अपनी स्टडी करते हो, उसका अल्टरनेट यहाँ पर कि एक तरीके से प्रैक्टिकल के थ्रू हर जो सब्जेक्ट है उसको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की जाएगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू। यहाँ पर बात की गई कि जो रूरल एरियाज़ में जो गर्ल्स हैं तो इसको लेकर के हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि अगर रूरल एरियाज़ की जो गर्ल्स हैं उनको हमने एजुकेशन नहीं दी तो हम हमारी सोसाइटी को कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि गर्ल्स एंड बॉयज़ जो हैं वो एक तरीके से एक गाड़ी के 2 व्हील जो होते हैं उसी की तरह हैं। अगर आपने एक व्हील को अच्छे से उनकी केयर की और दूसरे व्हील को अच्छे से केयर नहीं की तो वो जो व्हीकल है वो कभी भी अच्छे से वेल तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए उन्होंने बोला है कि देखो जो भी हमारी सोसाइटी के हर पार्ट जो है उनको हमें वेल तरीके से डेवलप करना होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर राज्यसभा के बारे में बात की गई है कि एक सेंचुरी के बाद में, मतलब जो बीजेपी जो है उन्होंने सेंचुरी यहाँ पर हिट कर दी है। 100 के ऊपर उनकी सीट्स होंगी इंडिपेंडेंट तरीके से, और उनका जो अलायंस है एनडीए जो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है उसमें भी जो सीट्स हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगी। अब यहाँ पर जो अकाली दल के बारे में बताया गया है, बीएसपी के बारे में बताया गया है कि ये जो पार्टीज़ हैं, बीएसपी का सिर्फ एक मेंबर बचेगा जुलाई के बाद में अपर हाउस में, इसके अलावा अकाली दल का कोई मेंबर नहीं बचेगा अपर हाउस में। पहली बार इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा 1988-90 के बाद में पहली बार यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि कांग्रेस की जो सीट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रही हैं, और जो बीजेपी जो है उन्होंने अपनी जो सीट्स हैं उनको डबल डिजिट में इंक्रीज़ कर दिया है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप सभी को पता है कि फार्मर्स ने एक लंबे टाइम तक प्रोटेस्ट किया, बाद में गवर्नमेंट ने उनके साथ में डिस्कशन किया और इस बात पे
पॉइंट्स किन्हीं पॉइंट्स के ऊपर उनका जो एग्रीमेंट है वो साइन हुआ। उन पॉइंट्स में एक बात ये भी थी कि एमएसपी एक कमेटी बनाई जाएगी, एक कमेटी जो है वो डिस्कशन करेगी बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर के। अब इसको लेकर के क्वेश्चन किया गया तो हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने ये बात रखी है, राज्यसभा में उन्होंने पॉइंट रखा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए जो कमेटी बनाने का हमने प्रॉमिस किया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया था, उसको लेकर के SKM संयुक्त किसान मोर्चा जब अपने नाम देगा अपनी तरफ से कि ये लोग भी हमारी तरफ से कमेटी में होंगे, तभी तो जाकर के हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो पैनल है उसको फाइनल करेंगे। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने ये भी बात रखी कि ये जो MSP जो कमेटी बनेगी वो ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इसके अलावा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इन सभी इश्यूज़ को लेकर के मोर ट्रांसपेरेंट तरीके से वर्क करेगी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है अंटार्कटिका बिल को लेकर के। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने अंटार्कटिका बिल पास करने की कोशिश की है। ओके, यहाँ पर सबसे पहले तो ये बताया गया है कि 1982 में अंटार्कटिका में इंडिया का फर्स्ट एक्सपीडिशन जो है, मतलब पहला जो बेस है वो इस्टेब्लिश किया गया था। हमारा इंडिया जो है वो अंटार्कटिका ट्रीटी का एक पार्ट है। अंटार्कटिका ट्रीटी जो 1983 में साइन की गई थी उसका सिग्नेटरी है इंडिया। तो अंटार्कटिका को सेव करना, प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना इंडिया की जिम्मेदारी है। अंटार्कटिका ट्रीटी इसीलिए साइन की गई थी कि सभी कंट्री जो भी वहाँ पर अपना रिसर्च करने के लिए जो भी अपने बेस वहाँ पर इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसकी वजह से अंटार्कटिका को कोई नुकसान ना हो, उसकी सेफ्टी को प्रिक्योर किया जा सके, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इसी के लिए इंडिया ने जो अपना बिल है वो पास करने की कोशिश की है कि जो भी हमारा इंडियन एक्सपीडिशन जो है वो अंटार्कटिका में जाएगा तो उसकी जो सर्टेन एक्टिविटी जो है उनमें कुछ प्रोहिबिशन अगर लगाने की कोशिश की जाए। इसके अलावा अगर वो कुछ यहाँ पर एक्टिविटी करते हैं तो उनको लेकर के जो रिटन ऑथराइजेशन जो होना चाहिए, एक परमिट जो उनके साथ में होनी चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को लेकर के इस बिल में डिस्कशन किया गया है। हालांकि यहाँ पर यह भी बोला गया है कि ये जो बिल है उसको एक्सपर्ट कमेटी के पास में भेजा जाना चाहिए और एक्सपर्ट कमेटी जब इस पर अपनी बात रखे तभी जाकर के इस बिल को पास करवाने की कोशिश की जानी चाहिए। अब यहाँ पर बात आई है अंटार्कटिका की, तो अंटार्कटिका से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हम देख लेते हैं। अंटार्कटिका जो है वो एक तरीके से हमारी अर्थ का सदर्न मोस्ट पॉइंट के रूप में एस्टेब्लिश होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट के रूप में भी ये एग्जिस्ट करता है और ऑस्ट्रेलिया से साइज में अगर हम कंपैरिजन करें तो लगभग दुगना है। ओके, अब हम वर्ल्ड मैप के थ्रू कुछ बेसिक फैक्ट्स देखेंगे। देखो अंटार्कटिका हमारे ग्लोबल लेवल पर साउथ पोल के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में अगर हम कंपैरिजन करें तो नॉर्थ पोल एक वाटर बॉडी है और साउथ पोल एक लैंड एरिया है। ये दोनों में आपको कंपैरिजन जो है वो ध्यान में रखना है। जो नॉर्थ पोल है वो एक सी बॉडी है, मतलब वाटर बॉडी है और लैंड एरिया से एनसर्कल्ड है, और यहाँ पर जो साउथ पोल है वो एक लैंड बॉडी है और वाटर बॉडी से चारों तरफ से घिरी हुई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो श्रीलंकन गवर्नमेंट, जो हमने पहले भी डिस्कस किया एडिटोरियल पेज पे भी, तो वहाँ पर जब लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया तो श्रीलंका की गवर्नमेंट ने यहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया नेपाल रिलेशन को लेकर के, यहाँ देखिए नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, यहाँ देखिए नेपाल प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउवा जो है वो इंडिया की विजिट पर हैं। उन्होंने हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ में और बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा के साथ में डिस्कशन किया। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात मधेसी जो मेजॉरिटी में पॉपुलेशन है और उनका इंडिया के साथ में कनेक्टिविटी ठीक है, तो मधेसी पॉपुलेशन को लेकर के जो भी इशू हैं नेपाल में उनको लेकर के डिस्कशन किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट वर्क्स हैं, जिसमें कि हम बात करें तो पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो काफ़ी लंबे टाइम से जिसके ऊपर डिस्कशन चलता आ रहा है, तो ये कुछ प्रोजेक्ट हैं जिनको लेकर के कम्प्लीटली यहाँ पर एक तरीके से एग्रीमेंट साइन हो सकता है कि किस तरीके से हम इनको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल अप्सा को लेकर के, कल हमने डिस्कस किया था कि नॉर्थ ईस्ट के 3 स्टेट में पार्शियली रूप से इसको रिमूव किया गया है। तो यहाँ पर इरोम शर्मिला जिन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक प्रोटेस्ट किया था अप्सा रूल को लेकर के, तो उन्होंने अपनी बात रखी है कि अप्सा रूल को
पार्शियली विड्रॉ नहीं करना है, इसको कम्प्लीटली यहाँ से रिमूव करना है, ताकि जो भी यहाँ के लोग हैं नॉर्थ ईस्ट, वो इंडिया का अपने आप को एक इंटीग्रल पार्ट मान सके। अप्सा एक्ट से रिलेटेड कल भी हमने बेसिक फैक्ट डिस्कस किए थे। 1958 में इसको बनाया गया था, और इसलिए बनाया गया था कि जो भी डिस्टर्ब्ड एरिया है वहाँ पर पीस एंड स्टेबिलिटी को हम मेंटेन करें, तो इसमें आर्मी को कुछ स्पेशल पावर दी जाती है। यहाँ पर बात की गई है वैक्सीन की, तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बात रखी है कि कोविड-19 की कोई भी वैक्सीन हमें G7 कंट्रीज से और नाटो ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज से हमें कोई भी वैक्सीन नहीं मिली है। नेक्स्ट यहाँ पर ओलिव रिडली टर्टल्स को लेकर के है, जो मास नेस्टिंग, जिसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ की जाती है अराबाडा। तो यहाँ पर जो ऋषिकिल्या कोस्ट है उड़ीसा का, वहाँ पर 4.92 लाख ओलिव रिडली टर्टल्स जो हैं वो यहाँ पर जो बिल्कुल कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर आए हैं, और एक तरीके से जो अराबाडा जो मास नेस्टिंग होती है उस प्रोसीजर को यहाँ पर कंप्लीट किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 6000 जो टर्टल्स हैं उनको टैग किया है, ताकि उनकी जो ब्रीडिंग बिहेवियर है, उनका जो माइग्रेशन है, उनसे रिलेटेड हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन गेन कर सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 11 फॉरेन पेज से। यहाँ पर जो आर्टिकल है सबसे इम्पोर्टेंट बात, रशिया यूक्रेन इशू को लेकर के अलग अलग कंट्री जो हैं वो अपने अपने लेवल पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर चाइना और यूरोपियन कंट्री जो हैं, यूरोपियन यूनियन के बीच में डिस्कशन हुआ, वर्चुअल मीटिंग हुई। तो इस समिट में चाइना ने इंपॉर्टेंट बात रखी है कि रशिया के ऊपर जो आप सैंक्शंस लगा रहे हो वो गलत है। उन्होंने ये बोला कि यूएस ने अपनी तरफ से कोशिश की है, नाटो ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्सपेंड जो उन्होंने किया है, और यूक्रेन को अपने अंडर करने की जो कोशिश की है, नाटो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनाने की जो कोशिश की, उसी के बेसिस पर ये जो क्राइसिस है वो देखने को मिला है। इसके अलावा चाइना ने अपनी बात ये भी रखी कि इस तरीके से किसी कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगा करके, रिस्ट्रिक्शंस लगा करके आप उससे अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हो, इससे चाइना सहमत नहीं है, एग्री नहीं करता है चाइना इससे। जो भी प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम आप सभी को पता है कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंड, तो नाटो ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंड अगर इसी तरीके से अदर एरियाज़ में भी हुआ और अदर कंट्रीज़ को भी इससे लेकर के इशू हुआ, तो इससे तो अदर एरियाज़ में भी जो एक्टिविटीज़ जो हैं इस तरीके की वो क्रिएट हो सकती हैं। तो इन सारी एक्टिविटीज़ को अगर हमें रोकना है तो इसके लिए हमें कोशिश ये करनी है कि जो भी इशू है उनके जो ग्राउंड कंसर्न है उनके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, तभी जो प्रॉब्लम है वो ईजिली सॉल्व हो पाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सोलोमन आइलैंड जो है, उन्होंने इंपॉर्टेंट बात रखी है कि हम चाइना का मिलिट्री बेस अपने यहाँ पर नहीं बनने देंगे। अभी हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था कि सोलोमन आइलैंड में चाइना जो है वो भी अपने रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सोलोमन आइलैंड ने मना कर दिया है कि मिलिट्री बेस तो हम अपने यहाँ पर नहीं डेवलप करने देंगे। सोलोमन आइलैंड की जो लोकेशन है वो आप व्यू कर लीजिए। अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है उसके बिल्कुल यहाँ पर नॉर्दर्न पार्ट पर, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पर सोलोमन आइलैंड जो है वो पैसिफिक ओशन में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर जो हमने ओलिव रिडली टर्टल्स से रिलेटेड डिस्कशन किया था, वहाँ पर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी डिस्कशन हुआ था। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स अगर हम देखें तो 1916 में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया था, और कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, और प्रेजेंट टाइम में जो इसकी डायरेक्टर है उसका नेम आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विमेन है उनकी डायरेक्टर, तो उनका नेम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये आज का हमारा द हिंदू का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये भी बताना है कि जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ओके, थैंक यू।